यहाँ पर 3 दिन तक निर्मम नरसंहार चला है। लोगों को लूटा गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, लोगों को मार डाला गया। 711 में 3000 घुड़सवारों के साथ सीरियाई सैनिकों के एक बड़े दस्ता के साथ मोहम्मद बिन कासिम निकला है और मोहम्मद बिन कासिम ने दाबोल बंदरगाह पर आक्रमण किया। हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं भाई सब? चलिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत मस्त क्लास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने इस्लाम धर्म को पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ना है, कैसे उदय हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सब लास्ट क्लास में हो चुका है। आज की क्लास हमारी अब इस्लाम का भारत में आगमन जो हो रहा है उस पर बेस्ड है। देखो, हमने पढ़ा था कि 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और उत्तर भारत का अंतिम महान राजा उसे हेनसांग ने बताया। ये तो पढ़ चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कोई महान राजा नहीं था वो। ठीक, तो उत्तर भारत की क्या स्थिति है कि एक व्यक्ति था हर्षवर्धन जो मर चुका। उसके बाद 75 साल तक हमें कुछ पता नहीं चलता कि कन्नौज में यानी कि उत्तर भारत में क्या चल रहा है। अचानक से हमें पता चलता है कि थानेश्वर में एक वंश जिसे हम प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं, उसका उद्भव होता है, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं। तो होंगे ये राजपूत। ठीक, इधर कन्नौज में एक बिगर कंपनी का यानी कि बिना कुंडली वाला, मतलब माता पिता का पता नहीं होता उसका, उस व्यक्ति का उदय होता है। उसका नाम है यशोवर्मन, जिसके दरबार में भवभूति जैसे विद्वान रहते हैं। ठीक, बंगाल की अराजकता से परेशान होकर एक व्यक्ति को जिसका नाम है गोपाल, उसको क्या चुन लिया? राजा चुन लिया। ऐसे करके हमें उत्तर भारत में 3 राजवंश ये और दक्षिण में राष्ट्रकूट, इन लोगों की उत्पत्ति का पता चलता है। देखो भाई, हम प्राचीन से कहाँ पहुंच गए? मध्यकाल में। कैसे पहुंचे? लास्ट क्लास में पूरे कारण है ये, कैसे प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, क्यों मध्यकाल कहते हैं, कितने भाग है मध्यकाल के, सब कुछ लास्ट क्लास में हो चुका है। ठीक, तो अब देखो, थानेश्वर में एक बड़ा राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजपूत। कन्नौज में यशोवर्मन है, जिसकी कंपनी का पता नहीं है हमें, माता पिता का कुछ पता नहीं है। बंगाल में बहुत खतरनाक राजा गोपाल है, राष्ट्रकूट दक्कन में है। इधर पर परिस्थितियां ऐसी है कि भारत में अब फिर से विदेश आक्रमण हो रहे हैं, तो इधर भी पढ़ना पड़ेगा। तो थानेश्वर, कन्नौज, बंगाल, राष्ट्रकूट, विदेश आक्रमणकारी, इनको हम एक साथ कैसे पढ़ें? सबको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। आज की क्लास में विदेश आक्रमण को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मजा आएगा, विदेश आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे। थानेश्वर में राजपूत हैं, नेक्स्ट क्लास में इनकी बात करेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हम पहुँच रहे हैं सिंध का इतिहास। सिंध का इतिहास और अरब आक्रमण, इस पर हम पहुंचे हैं। ये जो सिंध है, सिंधु नदी वाला सिंध, जिससे हमारा नाम हिंद पड़ा है, हमें ईरानियों ने हिंदू कहा है, इसी सिंध का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक नई धर्म, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का भारत में प्रवेश हो रहा है, जिस कारण प्राचीन काल से हम कहाँ पहुँच चुके हैं? मध्यकालीन इतिहास में पहुँच चुके हैं। इसी को आज दोस्तों हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी सुनना है बहुत मज़ेदार तरीके से, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, कहानी सुनना है। अभी कौन है? सिंध है, बाद में इसको भी पढ़ेंगे। तो सिंध का इतिहास, 7वीं शताब्दी में सिंध में कोई बड़ा राजवंश नहीं था, कोई बड़े राजा नहीं थे, लेकिन उससे पहले माना जाता है कि सिंध
इस सिंधु नदी की पूरी घाटी से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। पूरी सिंधु घाटी इस राज्य में आया करती थी, जिसे हम सिंध कहते हैं। पूरा के पूरा जो ये इलाका है, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, पूरा किस में आया करता था? सिंध में आया करता था। ठीक है। अब यहां पर एक राजवंश का हमें पता चलता है जिसका नाम है रायवंश। सिंध में किसका पता चलता है? रायवंश का। इस रायवंश में राय दिवजी, राय सिंहरस, राय सहासी, राय सिंहरस द्वितीय, ऐसे करके अंतिम राजा ये रहता है। कौन? राय सिंहरस। अब होता क्या है कि राय सिंहरस इस समय सिंध में राजा है और 8वीं शताब्दी लग चुकी है। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी ये लग चुका है अब। तो राय सिंहरस का जो मंत्री है, विदेशी ब्राह्मण चाच, इस चाच ने राय सिंहरस से कहा कि तुम राजा बनने योग्य नहीं हो, तुम्हारी शकल ही नहीं है राजा जैसी, इसको हटा दिया यहाँ से, अपदस्थ कर दिया। और चाच ने राज तो छुड़ाया ही छुड़ाया, साथ में इसने किसको छुड़ा लिया? पत्नी को भी छुड़ा लिया। राज्य तो छीन ही लिया, साथ में पत्नी को भी छीन लिया। चाच ने सत्ता पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया और इसकी पत्नी से शादी भी कर ली चाच। और ये कौन है? विदेशी ब्राह्मण है। ये बात ध्यान रखें। अभी सिंध पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे हैं, फिर इधर की बारी आएगी। चाच का भाई है चंदर। चाच का भाई कौन है? चंदर। चंदर का लड़का है दुराज। चाच का खुद का बेटा है एक दाहिर या दाहर, दोनों नाम मिलते हैं। ठीक। और इसी का एक भाई, दाहिर का एक भाई है कौन? दाहर सीए। चाच के बाद तो ये बनता है राजा, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है जल्दी से। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये और ये सत्ता के लिए दोनों भयंकर लड़ते हैं और आखिर में जीत होती है दाहिर की। और दाहिर इस समय सिंध का राजा है। सिंध में इस समय कौन है? दाहिर है। इसी समय अरबों का आक्रमण होता है। अब अरब आक्रमण को हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझेंगे, मजा आएगा। देखो, इसको मैं मिटा दूं जरा। देखो, इधर कौन है? दाहिर है। जिस समय चाच यहां पर राजा रहता है, तो चाच उत्तर भारत के बहुत सारे ब्राह्मण समूहों को बुलाता है कि आओ यहाँ पर अपन राज करेंगे। तो ये ब्राह्मणों को बुलाता है क्या करने के लिए? शासन चलाने के लिए। और बहुत बड़ा ब्राह्मण समूह और बुद्ध, जो बुद्ध धर्मी थे, वो भी चाच के शासन काल में, शासन व्यवस्था में क्या करते थे? अपनी भूमिका निभाया करते थे। ये चाच के बारे में बताया जाता है। चाच के बाद हमने देखा है कि दाहिर बना है राजा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? जो सिंध का एक बंदरगाह है धाभूल, बंदरगाह का नाम क्या है? दाभोल। ये बहुत विकसित बंदरगाह है। ये क्या है? बहुत विकसित बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि गुप्त साम्राज्य हो चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सभी ने विदेश व्यापार किया है। तो ये एक बहुत विकसित बंदरगाह है। यहाँ पर धन संपत्ति की, सोने चांदी की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत विकसित बंदरगाह है। वो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। होता क्या है दोस्तों, ये है हमारा
श्रीलंका। देखो, गुप्तों के समय श्रीलंका व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाया करता था, हमने ये पढ़ा है। ठीक, तो श्रीलंका से ये अरब, अरब के ऊपर क्या है? ईरान। ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के ऊपर कौन है? ईरान। यहाँ से एक जहाज जा रहा था कहाँ? विदेश व्यापार करने के लिए। अरबों का जहाज था वो। अब अरबों का जहाज जा रहा है तो दावोल जो बंदरगाह है, यहाँ पर लोगों ने लूटामारी कर दी। किससे? अरबों के जहाज से, अरबी जहाज। ये ऐसा कुछ रहता है ना जहाज, इसमें लूटामारी कर दी। इसमें जो महिलाएं थी उनसे छेड़खानी की। ये बात ईरान के जो खलीफा थे इस समय, हज्जाज, इनको पसंद नहीं है ये बात। तो ईरान के खलीफा ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने लूटामारी कर ली, तो ठीक है कर ली, तो हर्जाना भरो उसके बदले में। तो दाहिर ने मना कर दिया कि जो बने सो कर ले, नहीं दे रहा कहीं का हर्जाना भर जाना, मना कर दिया। तो हज्जाज गुस्से में अपने बारी बारी से सेनापतियों को भेजता है। पहला सेनापति रहता है इसका उबैदुल्ला खां। ये नाम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिफ से लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले और लोग भी भेजे थे खलीफा ने। तो हज्जाज ने उबैदुल्ला खां को भेजा कि जाओ दाहिर से बदला लेके आओ। दाहिर ने मारा लपक। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंध पर जो लूटा मारी हुई, यहाँ से ये हज्जाज क्रोधित हुए, मतलब खलीफा क्रोधित हुआ। तो ये तो एक बहाना था कि सिंध पर आक्रमण करना है। हालांकि सतीश चंद्र तो ये लिखते हैं कि ये एक बहाना था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस्लाम धर्म का प्रचार और भारत की जो धन संपत्ति है इस पर इन लोगों की नज़र थी। लेकिन बाद में इतिहासकार ये भी कहते हैं कि खलीफाओं को इसमें रुचि नहीं थी कि पूर्व में यानी भारत में आक्रमण किया जाए। तो वो तो सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो उबैदुल्ला खां को भेजा, दाहिर ने मना कर दिया और बहुत जूते मारो यहाँ से सीधा वापस। इसके बाद भेजा है बुरदल को। बुरदल आया कहाँ? दाहिर के दरबार में। कहते कि तुमने लूटामारी करी थी, सामान वापस दे दो। गर्दन काट डाली। ब्राह्मण है भाई जात का। ठीक, तो क्या करा? बुरदल की गर्दन काट डाली। इसके बाद तीसरा व्यक्ति आ रहा है, यह है मोहम्मद बिन कासिब। और ये निकला है यहाँ से 711 में और पहुंचेगा कब? 712 में। 711 में 3000 घुड़सवारों के साथ, सीरियाई सैनिकों के एक बड़े दस्ता के साथ मोहम्मद बिन कासिब निकला है। और मोहम्मद बिन कासिब ने दाभोल बंदरगाह पर आक्रमण किया। पूरे दाभोल बंदरगाह की हालत कैसी कर दी? अभी यूक्रेन की हालत है ना जैसी रूस ने करी है, वैसी हालत कर दी। यहाँ पर 3 दिन तक निर्मम नरसंहार चला है। लोगों को लूटा गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, लोगों को मार डाला गया। ठीक है, दाभोल पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिब ने। 3 दिन तक यहाँ पर क्या चला है? नरसंहार चला है। इसके बाद उसने अटैक किया है दाहिर पे। दाहिर के बीच में कौन? दाहिर और कासिब के बीच भयानक युद्ध हुआ, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, लेकिन दाहिर की हार हो गई। और मोहम्मद बिन कासिब ने पूरे सिंध, मकरान तट, मुल्तान और कश्मीर तक के पूरे इलाके को लूट डाला। पूरे इलाके में उसने नरसंहार करवाया। अब इधर कौन है? राजपूत। कन्नौज में यशोवर्मन है। कश्मीर में कौन है? लोहार वंश से, कारकोट वंश से। इधर पाल वंश से, इधर राष्ट्रकूट है। इधर क्या चल रहा है? इनको इससे कोई मतलब नहीं है। यही कारण तो है कि इस्लामिस्टों को भारत में आने का मौका मिला। रोका होता तो कोई बात थी। हालांकि थानेश्वर के जो प्रतिहार वंश के जो लोग हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि इनने रोका था,
कुछ इतिहासकार कहते कि नहीं रोका। जैसे सतीश चंद्र ये लिखते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने जो अपना सूर्य मंदिर है मुल्तान वाला, मुल्तान में क्या है सूर्य मंदिर, इस पर हथौड़ा रख दिया है इस करके, ऐसा हथौड़ा लेके बैठा, कहते कि हमको मारो, हमसे युद्ध करो, और नहीं तो मंदिर तोड़ देंगे। तो हम भारतीय देश के लिए लड़े ना लड़े, मंदिर और धर्म के लिए तो जरूर लड़ेंगे। तो मंदिर और धर्म के लिए राजपूतों ने यहाँ पर आक्रमण किया है, और वो है नागभट्ट प्रथम। तो कुछ हुआ नहीं है, दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, बाकी खलीफन कहा ठीक है इतना बहुत है, अब आ जाओ वापस। तो 712 में आया था, 716 में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। ठीक, ऊपर तो बढ़िया है, मारपीट के चलेगा, 3 दिन तक निर्मम नरसंहार चला है, और यहाँ पर जो मुल्तान में सूर्य मंदिर है उसे तोड़ने की धमकी दी है, तब राजपूतों को याद आ रहा है कि हाँ हमें लड़ना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि भाई ये जो सूर्य मंदिर है मुल्तान का, इससे मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ा नहीं, लेकिन मूर्तियों को नष्ट किया, आक्रमण किया, पूरे दाबोल बंदरगाह के सोना चांदी को लूट डाला, सिंध की पूरी मूर्तियों को तोड़ दिया, मुल्तान में जो मूर्तियां थी इनको भी उसने तोड़ा, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा था उसने। उसने ही भारत में पहली बार सिंध पर जजिया कर लगवाया। कौन सा कर? जजिया कर। जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। पहला अरब आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। इसी व्यक्ति ने भारत में जजिया कर लगवाया। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि दाहिर की मृत्यु के बाद अब तो यहाँ पर इस्लामिस्टों का राज है, पूरा सिंधु घाटी अब इस्लामिस्टों के पास चला गया है, इस्लाम के पास है। तो मुस्लिमों ने यहाँ पर बताया जाता है कि खेती अच्छी की, बहुत उन्नत व्यवस्था थी खेती की, बहुत विकसित हुआ, दाबुल बंदरगाह आक्रमण के बाद और विकसित हुआ, विदेश व्यापार और अच्छा हुआ, अब अरब के साथ और अच्छा विदेश व्यापार होने लगा। मतलब यहाँ पर जो राजवंश था उसके व्यवहार अच्छे नहीं थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक, जजिया कर। अब देखो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने इस्लाम के शासन को मंजूर कर लिया। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पर जो बुद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम यानी इस्लामिकों का साथ दिया, लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया और यहाँ पर जो रहने वाली हिंद की जो जनसंख्या थी उसको जिम्मी का दर्जा दिया। जिम्मी, जिम्मी कुत्ते का नाम नहीं है, ये क्या है? जिम्मी। ये होता है गैर मुस्लिम विधर्मी यानी कि काफिर। जो मुस्लिम नहीं है उन लोगों को क्या दर्जा दिया? जिम्मी, यानी कि एक ऐसी संरक्षित जनसंख्या जो एक इस्लामिक स्टेट में रह सकती है, इस्लामिक राज्य में रह सकती है, अपनी सांस्कृतिक भूमिकाओं को अदा कर सकती है, मंदिर बनाना है मंदिर भी बना सकती है, कोई मना नहीं है। इसीलिए कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ठीक है भारत में पहला अरब आक्रमण हुआ तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि भारत में एक नए धर्म, एक नई संस्कृति, एक नए राज्य का क्या हो गया? गठबंधन हो गया। एक नए राज्य ने क्या किया? प्रवेश किया। एक नए धर्म संस्कृति ने क्या किए? पैर जमा लिए। ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। ठीक, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। यही है पहला मुस्लिम आक्रमण, ध्यान रहे। पहला इस्लामिक आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला अरब आक्रमण कौन का है? मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है, हालांकि वो पहला सफल आक्रमण था। ठीक, जजिया कर कौन देंगे? जिम्मी देंगे। जिम्मी क्या है? जनसंख्या है, लोगों का नाम है, कुत्ते का नाम नहीं है। ठीक, अब देखो भाई अरबों की थोड़ी सी और हिस्ट्री को हम समझते हैं। इधर तो क्या है, अब कुछ नहीं है। अब इधर देखो,
अब बात ये आती है कि इस्लामिस्ट जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो मुस्लिम है, वो सिंध तक पहुंच गए, पंजाब तक पहुंच गए, कश्मीर तक के थोड़े से हिस्से पर उनका वर्चस्व हो गया। तो भाई आगे क्यों नहीं बढ़े? पूरा भारत ही जीत लेना था मोहम्मद बिन कासिम को, क्यों नहीं आया आगे? तो देखो कारण क्या है, जो खलीफा हैं, कौन, हज्जाज, यानी कि ईरान सऊदी अरब में जो खलीफा बैठे हुए हैं, उन खलीफाओं का कहना है कि इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपन वहीं पे ठीक है, बहुत पैसा है अपने पास, जितना है ठीक है, चीन मीन से लूट लाट लेंगे, बढ़िया चल रहा है, इधर जाने की ज़रूरत नहीं। पहला कारण ये क्यों नहीं आए। इधर भाई मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, हथौड़ा रख दिया किस पे, मुल्तान के सूर्य मंदिर पे, कि आओ नहीं तो तोड़ डालेंगे। तो राजपूतों का खून खोल रहा है कि हमारे मंदिरों को कैसे तोड़ सकते हैं। तो राजपूत गए हैं क्या करने, हमला करने। तो इधर पर एक बड़ी सेना है, थानेश्वर में राजपूत हैं, गुजरात में चालुक्य हैं, ये कौन है अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ने का सोचा कि क्या मतलब है, सेना इतनी दूर से आई, सेना थक जाती है, मना कर दिया। तो ये कारण थे कि वो लोग आगे नहीं बढ़े। देखो जो शुरू शुरू में अरब लोग थे, अगर विज्ञान की बात करें तो दुनिया में उस समय सर्वाधिक जो सफल और सक्सेसफुल विज्ञान रहा वो अरबों का रहा। ये मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जितना सफल विज्ञान प्रारंभ में अरबों ने हासिल किया, उतना किसी ने नहीं किया था। इन अरबों में देखो जो खलीफा होता है, ये क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब 29 अगस्त 570 को जन्म लेते हैं, वो 622 में इस्लाम धर्म की स्थापना करने के बाद 632 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस्लाम धर्म को अब आगे बढ़ाएगा कौन? तो जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं सर्वोच्च, ऐसे ही इस्लामिस्टों में जो सर्वोच्च पद है वो है खलीफा का, जिसे आगे चलकर खत्म कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो खलीफा का पद ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब ये खलीफा लोग हैं, तो भाई ये खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं, जो ये कहेंगे भाई होगा। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण जो ये कहते हैं भाई करना पड़ता है था हम लोगों को प्रारंभ में। तो जो खलीफा उस समय थे, सबसे महत्वपूर्ण दो खलीफा माने जाते हैं, एक है अल मामून और एक है हारून अल रशीदी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण खलीफा माने जाते हैं, एक अल मामून, एक हारून अल रशीदी। ठीक, इनमें से जो अल मामून है ये विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? इसने एक नाम याद नहीं आ पा रहा यार, ज्ञान ग्रह बनवाया था, हिकलात करके ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इस्लामिस्ट नाम है इसलिए मैं भूल रहा हूँ। ज्ञान ग्रह बनवाया, और यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी दार्शनिक थे, उनने जो ग्रंथ लिखे, जो वैज्ञानिक ग्रंथ थे, उन सभी का अनुवाद करवाया। भारत के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, सूर्य सिद्धांत, ये अपने आर्यभट्ट ने दिया था, इसका भी इन लोगों ने क्या करवाया, अरबी में अनुवाद करवाया। पंचतंत्र जो ईसप की कथाओं का आधार बनती हैं, इस पंचतंत्र को अल दिमना, इसका भी क्या करवाया गया, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। इसके अलावा पंच सिद्धांति का मतलब जितने भी हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबका अरबी भाषा में क्या करवाया गया, अनुवाद करवाया गया। ये स्थापना किसने की थी ज्ञान ग्रह की? अल मामून ने। कहाँ पर की थी? ये की थी अपने इराक में। अब तो क्या है कि देश बढ़ चुके, तो एक चीज़ दूसरे देश में चली जाती है। जैसे हमारी सिंध हमारा था, जिससे हमारा नाम हिंद पड़ा, पाकिस्तान में चला गया, क्या कर सकते हैं। तो अल मामून ने क्या बनवाया था, ये ज्ञान ग्रह बनवाया था। और हमने ये पढ़ा था कि 638 में ही, इस समय तो
इस्लाम के जो भगवान माने जाते हैं जैसे अली, हसन, हुसैन, ये सब भी जिंदा हैं। इन लोगों ने फारस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इधर चलें तो सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, पश्चिम में चले तो यूरोप के कुछ भागों पर भी अरबों का क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था। अरबों ने अपने पैर जमा लिए थे। ठीक है, तो अरब जो शुरुआती अरब थे, उन लोगों ने जो खास खास काम किए उनमें केवल विज्ञान थे। हमारे पूरे भारतीय ग्रंथों का जो वैज्ञानिक ग्रंथ थे उनका क्या करवा लिया, अनुवाद करवा लिया। प्रारंभ में जब हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी, जो वैदिक काल का प्रारंभ हुआ था, तो ऋग्वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे वो भी विज्ञान को समर्पित थे। धर्म और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलते थे। ऐसा ही प्रारंभ में अरबों के साथ भी था। इनमें एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अल ख्वारिज़मी। ये महान गणितज्ञ बनता है। हालांकि ये एक भिक्षु था। इसको आप 10वीं क्लास में निर्देशांक ज्यामिति वगैरह में कभी नाम सुना होगा इसका, अल ख्वारिज़मी। ये भारत भी आए थे। ठीक, तो अल ख्वारिज़मी ने क्या किया था, गणित को बहुत डेवलप्ड किया। और अरब की जो अंक दशमलव प्रणाली थी, देखो जो दशमलव प्रणाली थी वो कहाँ की थी, वो भारत की थी। हमारे भारत में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। ठीक है, नाम भी सुना होगा, गाना भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब भारत को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक शेर ये भी सुना होगा कि लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो। तो ये लाल हरे रंग अब बटेंगे। अब कौन आ चुके हैं, अरब आ चुके हैं। तो दशमलव प्रणाली जो थी यहाँ से पूछी थी ये अरब में, किसके द्वारा, अल ख्वारिज़मी के द्वारा। और अल ख्वारिज़मी इसको कहाँ लेके गए, यूरोप लेके गए। तो भारत से निकली दशमलव प्रणाली अरब में गई और अरब से कहाँ गई, सीधा यूरोप में। तो दशमलव प्रणाली कहाँ से उत्पन्न थी, भारत से ही उत्पन्न थी, जो अल ख्वारिज़मी ने कहाँ लेकर गया, यूरोप लेकर गया। एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, नाम सुना होगा। ये वेनिस यानी कि इटली का तीर्थयात्री था। तीर्थयात्री नहीं था, यात्री था। अब भाई अरब ने सब कुछ जीत लिया, यहाँ पर भी अरब की विजय है। भारत के पूरा इस इलाके को जीत लिया। चीन के साथ अरबों का विदेश व्यापार में एक अधिकार हो गया। तो यूरोप को दिक्कत है अब, क्योंकि ठेला गाड़ी से लेके बैलगाड़ी तक जो है सब चीन से बनकर जाता था, अब अरबों के पास आ रहा है। तो ये मिर्ची नहीं होगा पा रहे थे। तो मार्को पोलो गया चीन कि भाई हमारे साथ भी विदेश व्यापार करो, इसलिए इसका नाम चलता है कि इसने चीन की अच्छी खासी जानकारी ली। ध्यान रहे, अब भारत पर एक नई धर्म और एक नई संस्कृति का क्या है, प्रभाव है। अरब कौन है, आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा। इस्लाम धर्म उदय कैसे हुआ, पिछली क्लास में क्लियर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हमने करवा दिया। सूर्य मंदिर जो है अभी टूटा नहीं है, मूर्तियां नष्ट हुई है। इसको इस्माइली जो रूढ़िवादी इस्लामिस्ट होते हैं वो तोड़वाएंगे, अभी टूटा नहीं है, टूटेगा। महमूद गजनबी आएगा, पूरा तोड़ देगा। बढ़िया है, और क्या, सही चल रहा है। इधर तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में किसको, राजपूतों को पढ़ते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ते हैं। थोड़ा सा कन्नौज को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कन्नौज में कुछ ज़्यादा है नहीं। अभी त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर ये अरब की जो दुनिया है इसको याद रखना। अल मामून हारून अल रशीदी ज्ञान ग्रह किसने बनवाया, अल मामून ने बनवाया था, ये बात ध्यान रखने वाली है। सूर्य सिद्धांत, पंचतंत्र, पंच सिद्धांति का हमारे जितने भी मतलब वैज्ञानिक ग्रंथ थे उनका क्या करवाया गया, अरब भाषा में अनुवाद करवाया गया, ट्रांसलेशन करवाया गया। ठीक है भाई,
तो ये थी अरबों की कहानी। आपको मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बुक से बताऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपके सामने बोलूँगा तो आप मुझे कमेंट में गाली दोगे। ठीक है, तो मैं कुछ फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, उन फैक्टों को देखना आप। ये फैक्ट सतीश चंद्र लिखते हैं राजपूतों के बारे में। देखो भाई, ये बुक है मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति, सतीश चंद्र। देखो क्या कहते हैं, लगता है इस पूरे काल में राजपूत राज्यों ने इसकी शायद ही कोई कोशिश की कि वे सिंध से अरब को बाहर करके अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को दूर कर सकें। ये शायद की बात थी, तब भी नहीं जब अरबों की हालत कमजोर हो गई थी। ये बाद की एक मनगढ़ंत और अवांछित कथा लगती है कि उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की, क्योंकि अरबों की ये धमकी थी कि वे मुल्तान के सूर्य मंदिर को नष्ट कर देंगे। मुल्तान के सूर्य मंदिर को 10वीं शताब्दी में किसने तोड़ दिया? ये इस्माइली पंथ के समर्थकों ने नष्ट कर दिया। हालांकि नए मंदिर बनाने का जो है अनुमान भी लगाया जाता है कि ऐसा दिया गया था आदेश कि बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कौन लिखते हैं? हमारे ये लिखते हैं, क्या नाम है, सतीश चंद्र साहब। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो राजपूतों ने भाई कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि राजपूतों ने कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, आज की क्लास में अरब आक्रमण कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना है। मिलते हैं, जय हिंद।